नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, वाइब्रेंट विलेज में संचालित योजनाओं की जानकारी दी, शीतकालीन यात्रा के बारे में भी बताया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का ऐलान, 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, 23 जनवरी को वोटिंग, 25 को होगी मतगणना। हर जिले में बनेगा नशा मुक्ति केंद्र, होगा अलग बजट। मद एंड कॉर्ड की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य के पहले खेल विवि अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकेंगे कुलपति। नए साल के जश्न को लेकर औली के होटलों में आने लगी पर्यटकों की एडवांस बुकिंग, जीएमवीएम हुआ फुल, प्राइवेट होटलों में 60 से 70% तक आई बुकिंग। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक हाईवे बाधित, चमोली में 47 गांव बर्फ से ढके, बद्रीनाथ धाम में महायोजना का काम रुका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। आगामी कुंभ को देखते हुए संत समाज गौ माता राजमाता का नारा लेकर उत्तराखंड से शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध संत और कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने ऋषिकेश के गंगा तट से उत्तराखंड सरकार से मांग उठाई है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, जिसके लिए आगामी 9 मार्च को एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिनको चारों शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है। अब उनको हम बार बार चेताते रहते हैं। ये 2-3 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए तो हमने हमेशा यही बोला उनको कि भाई गाय को पहले आप माता का सम्मान दो। अभी हमारी 9 मार्च को देहरादून के अंदर एक विशाल रैली होगी, जिसमें हम अपने जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करेंगे कि आपने गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव केंद्र को तो भेजा है, लेकिन अपने राज्य में आपने गाय को राजमाता का दर्जा नहीं दिया है। तो उसके लिए अब हम 9 मार्च को रैली निकालेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी मुलाकात की सूचना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय में दी। सीएम धामी की गृह मंत्री से यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है, उससे पहले सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री के साथ मुलाकात पर धामी ने पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि जुलाई के देश के अंदर नए कानून लागू हुए, वहीं उनको लागू करने के लिए उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है। गृह मंत्री के साथ बैठक में हमारे द्वारा इसको लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी विस्तार से दी गई, उनकी समीक्षा की गई और नए कानून देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कांग्रेस अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को पुरस्कार दिया गया। राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहाँ तक कि
उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस, नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियों को भी जो सजोने की कभी अनुमति नहीं दी, उनके जन्म स्थान पर स्मृति मंदिर तक नहीं बनने दिया और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी के कार्यकाल में उनके स्मृति स्थल को बनाने का फैसला हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। आज शांति स्थापित हुई है, आतंकवाद समाप्त होने की ओर है, नक्सलवाद समाप्त होने की ओर है। कांग्रेस आज देश के अंदर जो शांति और सुशासन स्थापित हुआ है उसको सहन नहीं कर पा रही है। जनता उनको जिस प्रकार से नकार रही है, चाहे वो अभी हुए लोकसभा का चुनाव हो जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जिस प्रकार से चुन रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन सब से कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सरकार की सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही राज्य के निकाय क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बता दें कि निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 23 जनवरी को मतदान होगा और बैलेट पेपर से मतदान होगा। बता दें कि 100 नगर निकाय में चुनाव होंगे। वहीं निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण में बदलाव का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद जब आकर सरकार ने निकाय चुनाव की घोषणा की। ऐसे में सवाल यह है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की क्या तैयारी है और इस चुनावी दंगल में किसका पलड़ा भारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल भर के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 23 जनवरी को राज्य में मतदान होगा, जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में कुल 30,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो
इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए पूरे पैनल तैयार किए गए हैं, पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, रायशुमारी ली जा रही है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जा रही है। पर्यवेक्षक अपने नामों के पैनल को कल या परसों तक सबमिट करेंगे। उसके बाद 25 या 26 तारीख तक पूरे पैनल को तैयार किया जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर घोषणा की जाएगी और कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, तो निकाय चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी। हम तो लगातार जनहित की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा कार्यकर्ता लगातार निकाय क्षेत्रों में विकास के मुद्दे उठाने का काम कर रहा था और आप देख लीजिए कि निकायों में सरकार की ओर से कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। न तो नए पार्क कहीं बने हैं, पुराने पार्क बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, ड्रेनेज का सिस्टम चरमराया हुआ है, लाइटें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार निकायों का दौरा कर रहे थे, जिला अध्यक्षों को और नगर अध्यक्षों को लगातार चुनाव के लिए तैयार रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे और हमारे जिला प्रभारी भी पहले ही घोषित हो गए थे। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी थी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा करने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ हमने तैयारी की, चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग हैं, जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियाँ करने की। उन्होंने सर्वे के आधार पर जहाँ उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर थे वहाँ उन्होंने सीटों का बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और हम कोशिश करेंगे कि 26 तक हम लोग सारे टिकट्स। चुनाव सितंबर से सुनते सुनते आखिर जाके सरकार ने घोषणा करवा दी, और ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि कहाँ आरक्षण करना है, कहाँ हटाना है, अपनी अपनी गोटी जब इनकी फिट हो गई है, अब सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से घोषणा कर दी है। और अब क्योंकि स्थायी निकाय के चुनाव आम जनता की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के होते हैं, और विशेष करके मैं देहरादून को केंद्रित करते हुए अगर अपनी बात कहूँ, विगत 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, अच्छे खासे घरों को तोड़ करके मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? आखिर भाजपा अपने असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएगी?
देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बोले गए शब्द से गुस्साए सैकड़ों अम्बेडकर समर्थकों ने खटीमा तहसील में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। देखिए, ये मनुस्मृति के आधार पर सवर्ण महिलाओं के लिए जो सती प्रथा लगाया गया था और सती प्रथा के लगाने के बाद यह सती प्रथा बाबा साहब ने समाप्त किया। उनको अपना मौलिक जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसी परिस्थिति में सवर्णों को भी सम्मान बाबा साहब का करना चाहिए। अमित शाह ने जो अपमान किया है ये असहनीय है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हमेशा उनके खिलाफ बयान रहेगा। कहना चाह रहे हैं कि भारत को पवित्र और सुंदर संविधान देने का काम किया बाबा साहब ने। उन्होंने अनेकों काम ऐसे किए, भारत देश में रिजर्व बैंक की स्थापना कराई, नारियों के सम्मान में उन्होंने काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। और अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के ऐसी बात बोली है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि वो निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन्हें सर्व समाज से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक बात बोली है। क्योंकि बाबा साहब दबे कुचले वंचित समाज के हम लोग जो है उनको भगवान के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि जो आज हमें अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकार की बदौलत हमको अधिकार मिले हैं और किसी की बदौलत नहीं मिले हैं। खबर उधम सिंह नगर से, जहां उत्तराखंड नगर निगम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के ग्राम क्षेत्र खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी तंत्र ने कमर कस ली है। क्षेत्र में राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उसके साथ सभी प्रत्याशियों के बैठक कर चुनाव के संबंध में निर्देशित भी किया जाना तय किया है। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसी सिलसिले में एमसीसी का वायलेशन कहीं ना हो, इसकी हम ध्यान रखते हैं। जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। तो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हम सभी राजनीतिक दलों को प्रोवाइड करें और निर्दलीयों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सब चुनाव जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसका हम इंश्योर करवाएंगे। जल्दी हम राजनीतिक दलों और अन्य संभावित प्रत्याशियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में उनको बताएंगे कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। सर, नगर में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की तो किस तरीके से? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल काबू में है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उत्तराखंड में नए साल के जश्न से पहले जमकर बर्फबारी हुई। चारों धामों के अलावा चक्राता और हर्षिल समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन का ये दूसरा हिमपात हुआ। बर्फबारी होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों में कैसा है बर्फबारी का आलम। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को और सम्मानित देवभूमि वासियों को कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो खादर का क्षेत्र है, जल प्लावन प्रभावित है। मैं जब विधायक बना 2002 में तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। मैंने दिन रात मेहनत की, सेवा की, खादर का विकास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा ओजस्वी मुख्यमंत्री बने। मैंने जून 2021 में दल्लावाला कन्या डिग्री कॉलेज, जो महारानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री से कराया था और 3 पुलों की घोषणा कराई थी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।